केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा के अगले चरण को हरी झंडी दिखाएंगे। रथ यात्रा का अगला चरण कूच बिहार से शुरू होगा। इससे पहले अमित शाह कूच बिहार में ऐतिहासिक श्री मदन मोहन मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद दोपहर में अमित शाह उत्तर 24 परगना जिले जाएंगे और वहां जनसभा करेंगे। शाम 6 बजे अमित शाह कोलकाता में सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर प्रदेश की ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल का माहौल डराने वाला है। प्रदेश का माहौल ऐसा है कि लोग इस बारे में बात करने से भी डरते हैं। बंगाल में लगातार बिगड़ती कानूनी व्यवस्था को लेकर भी राज्यपाल ने सवाल उठाए हैं। कहा कि राज्य में लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नीतीश कुमार गृह मंत्री से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। बिहार सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद दफ्तर पहुंचे जनक राम अपना आपा खो बैठे। दरअसल मंत्री बनने के बाद जनक राम दफ्तर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए अधिकारी मौजूद नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने उस पर नाराजगी जताई। यूपी की योगी सरकार ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के मामले में शपथ पत्र देकर पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर एक अपराधी को बचा रही है। शपथ पत्र में आरोप लगाया गया है कि पंजाब में मुख्तार के खिलाफ दर्ज जिन मुकदमों के आधार पर सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, उसकी तुलना में मुख्तार अंसारी पर 30 गंभीर मुकदमे यूपी में दर्ज हैं। इसके बावजूद उन्हें यूपी भेजा नहीं जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी नेता भी श्री राम के नाम का चुनावी फायदा उठाने में जुट गए हैं। हुगली जिले के चांपदानी में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। टीएमसी के हिंदी भाषा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने कहा कि राम के नाम से किसी को परहेज नहीं, लेकिन इन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज प्रयागराज जाएंगी। प्रयागराज में प्रियंका गांधी संगम में डुबकी लगाने के अलावा कमला नेहरू भवन भी जाएंगी। इससे पहले प्रियंका गांधी कल सहारनपुर गई थीं और कृषि कानूनों पर चल रहे आंदोलन के बीच किसानों की महापंचायत में शामिल हुई थीं। नए कृषि कानून को लेकर किसानों के प्रदर्शन का आज 78वां दिन है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों के तेवर नरम पड़ते नहीं दिख रहे। किसानों ने ऐलान किया है कि 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेनें रोकी जाएंगी। वहीं 12 फरवरी से राजस्थान में सभी टोल फ्री करने का ऐलान भी किया है। लोकसभा में पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ किया कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। मोदी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों का आंदोलन पवित्र है, लेकिन आंदोलनजीवी उसे अपवित्र कर रहे हैं। आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलनजीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं। हंगामे के बीच मोदी ने करीब 1.5 घंटे लंबा भाषण दिया, जिसमें कृषि कानून के फायदे समझाए। वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी बताया। वहीं भोजपुरी स्टाइल में तंज कसा। भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कल प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में महापंचायत में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी भगवा गमछा और माथे पर तिलक लगाकर सहारनपुर पहुंची, जहां मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। प्रियंका ने कृषि कानून को पूंजीपतियों के लिए बनाने का आरोप लगाया। एक ऐसा कानून है जो सरकारी मंडियों को अंत में बंद कर डालेगा, क्योंकि उस कानून के तहत जो बड़े बड़े खरबपति हैं वो अपनी प्राइवेट मंडियां खोलेंगे।
उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहत टीम दिन रात जुटी है। अब तक 31 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 170 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। चमोली त्रासदी को लेकर यूपी सरकार ने हरिद्वार में आपदा नियंत्रण कंट्रोल रूम शुरू किया है, जिसके 3 मंत्री निगरानी करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव के काम पर है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की सुरंग में आ रही है, जहां अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। सुरंग कीचड़ से भरी हुई है, ऐसे में अंदर जाने में काफी मुश्किलें हैं, लेकिन रेस्क्यू करने वाली टीमें युद्ध स्तर पर मिशन में जुटी हैं। सुरंग के अंदर 30 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने का अंदेशा है। रेस्क्यू टीमों में 600 से ज्यादा लोग लगातार मलबा निकालने में जुटे हैं। पैंगोंग झील के दक्षिण और उत्तर तट से चीनी और भारतीय सैनिक अब पीछे हट रहे हैं। चाइना मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस का दावा है कि सैन्य कमांडर स्तर पर 9वें दौर की बातचीत के बाद बनी सहमति पर अमल शुरू हो गया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन के रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा कि सैन्य वार्ता में बनी सहमति के बाद चीन और भारतीय सेना के जवानों ने दक्षिण और उत्तरी पैंगोंग सो झील से वापस लौटना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जो सहमति बनी है उसमें फिंगर 4 में दोनों ओर से पेट्रोलिंग नहीं होगी। फिंगर 4 को नो पेट्रोलिंग जोन घोषित किया गया है। ये चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। अब चीनी सेना फिंगर 8 की तरफ और भारतीय सेना धन सिंह थापा पोस्ट यानी फिंगर 2 से फिंगर 3 की ओर लौट रही है। दोनों देशों के बीच पिछले साल मई में तनाव तब शुरू हुआ जब पैंगोंग झील पर चीनी सेना ने अपना दावा बढ़ाना चाहा। भारत सरकार और ट्विटर के बीच छिड़ा विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा है। ट्विटर ने भारत सरकार के निर्देश के तहत कुछ अकाउंट पर रोक तो लगाई है, लेकिन आईटी मिनिस्ट्री ने स्पष्ट तौर पर 257 ट्विटर हैंडल को हटाने की बात कही है। भारत सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों को तलब कर कई सवाल पूछे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने ट्विटर से 1178 हैंडल्स को हटाने के लिए कहा था। सरकार की ओर से ट्विटर को कहा गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी और आलोचना का अधिकार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सरकार के खिलाफ नरसंहार करने के शब्दों और हैशटैग के दुरुपयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती। अभिनेत्री कंगना रनौत ने बीएमसी के खिलाफ किए मुकदमे को बिना शर्त वापस ले लिया है। दरअसल बीएमसी ने कंगना को 2018 में अपने घर में अवैध रूप से किए गए निर्माण को लेकर नोटिस भेजा था, जिसके खिलाफ मुकदमे को कंगना ने वापस लेने का फैसला किया है। यूपी बोर्ड ने परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 24 अप्रैल से शुरू होगी। हाई स्कूल की परीक्षा 10 मई और इंटरमीडिएट की परीक्षा 12 मई तक चलेगी। हाई स्कूल और इंटर में कुल 56,03,813 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। यूपी के कासगंज में हमला कर सिपाही की हत्या का मुख्य आरोपी मोती धीमर अब तक फरार है। मंगलवार दोपहर दरोगा अशोक सिंह और कांस्टेबल देवेंद्र दबिश देने अवैध शराब की भट्टी पर पहुंचे थे, जहां आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर हमला बोल दिया था और इस हमले में सिपाही की मौत हो गई थी। यूपी सरकार ने सभी आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के गिरफ्तार सदस्यों के पास से पुलिस ने 2 कारें, 50 से ज्यादा एटीएम कार्ड, 21 पासबुक और 15 चेक बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी लोगों से 1300 रुपए जमा कराते थे। इतना ही नहीं, बैंक में लोगों का खाता खुलवाकर एटीएम कार्ड हैकिंग के जरिए भी ठगी करते थे। हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने बिना परमिशन चल रहे नशा मुक्ति केंद्र पर छापेमारी की और बंधक बनाकर रखे गए 37 लोगों को वहां से छुड़ाया। पता चला है कि यहां लोगों का नशा छुड़ाने के बजाय उन्हें नशे की डोज दी जा रही थी और बात बात पर उनके साथ मारपीट की जाती थी। यूपी के जौनपुर में 10 दिन पहले हुई समाजवादी पार्टी के सभासद की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या सभासद के ही गांव के पूर्व प्रधान के बेटे ने बदला लेने के लिए कराई थी। पुलिस ने हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया असलहा भी बरामद कर लिया है। मथुरा के कोसीकला इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। अजीजपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार और ट्रोली की टक्कर से यह हादसा हुआ।
घायलों में कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नेपाल से भारत आए नेपाली नागरिकों का आधार कार्ड बनाते थे। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 10 नेपाल के नागरिक हैं जिनके आधार कार्ड फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए थे, जबकि 2 अन्य आधार कार्ड बनाने वाले लोग हैं। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने अष्टधातु जैसे सोने की नकली मूर्तियों के जरिए लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ठगों के इस गिरोह का सरगना निलंबित सिपाही निकला जो पूरे नेटवर्क को चलाता था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से असलहा, एक गाड़ी और नकदी बरामद की है। लखनऊ में एक शोध छात्रा के साथ छेड़खानी रोकने पर छात्रा और उसके भाई की आरोपियों ने पिटाई कर दी। घटना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की है। जब भाई ने बहन से छेड़छाड़ कर रहे छात्रों को रोकने की कोशिश की तो दबंगई दिखाते हुए छात्रों ने बहन और भाई से मारपीट शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने छात्रा और उसके भाई को मेडिकल के लिए भेजा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक 4 घर आग में खाक हो गए। लपटों की शुरुआत उस वक्त हुई जब पहले एक घर में एलपीजी गैस में लीकेज शुरू हो गया, उसके बाद आग लग गई। फिर देखते ही देखते 4 घरों में आग फैल गई। सभी घर लकड़ी से बने थे, लिहाजा आग भी दोगुनी तेजी से फैली। हालांकि गनीमत ये थी कि हादसे में कोई घायल या हताहत नहीं हुआ। यूपी के श्रावस्ती में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 6 साल की बच्ची से एक नाबालिग ने ही रेप की वारदात को अंजाम दिया है। 14 साल के एक लड़के ने मासूम बच्ची के साथ अप्राकृतिक तरीके से दुष्कर्म किया। खून से लथपथ बच्ची को मरणासन अवस्था में छोड़कर आरोपी नाबालिग मौके से फरार हो गया। अस्पताल में बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपी लड़के को पकड़ लिया गया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 523 करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एसआईटी ने फर्जी तरीके से एनआरआई भारतीयों के प्लॉट के कागजात बनाकर उसे बेचने के गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी और फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड संजय कथूरिया और सोनू के 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से ही 8 एफआईआर अलग अलग थानों में दर्ज थी। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो बेखौफ अंदाज में आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा वारदात में चोरों ने गैस कटर से एक ज्वेलरी शॉप का शटर काटकर चोरी की। चोर वहां से चांदी की करीब 15 किलो की ज्वेलरी ले गए, जिसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने अपराध की छानबीन शुरू कर दी है। बिहार के समस्तीपुर में सारी गांव से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। सरसों के खेत में एक नाबालिग लड़की का शव मिला है। गांव वालों के मुताबिक लड़की के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर लाश को यहां फेंक दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और उसकी पहचान की कोशिश हो रही है। आरोपियों की भी तलाश तेज कर दी गई है। वाराणसी के एक इंटर स्कूल के पुराने जर्जर कमरे में नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। घटना शहर के कैंट थाना क्षेत्र के जेपी मेहता इंटर कॉलेज की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने और फॉरेंसिक की टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक मृतक का पता नहीं लग सका है। प्रशासन ने कोविड काल में इस इंटर कॉलेज को आश्रय स्थल बनाया था, जिसमें गरीब खुले में रहने वाले और दिमाग से कमजोर लोग यहां पर रखे गए थे। नर कंकाल मिलने की स्थिति को देखकर हत्या करके किसी के फेंक दिए जाने की बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।